तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी क्लास को। एंड आज की क्लास में हम क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने लेके आए हैं, जिसका नाम है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 नंबर का ये चैप्टर आएगा। ठीक है, चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और साथ में हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करेंगे। वीडियो हल्की सी लेंथी हो सकती है बिकॉज चैप्टर बड़ा है और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी इसके ज्यादा है, बट डोंट वरी, पूरी वीडियो देखने के बाद चैप्टर एकदम अच्छे से आ जाएगा एंड पेपर में गारंटीड इस वीडियो के बाहर से क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहला टॉपिक ये है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। तो जब भी एनवायरनमेंट वर्ड आप सुनते हो तो आपके माइंड में क्या आएगा? भैया एनवायरनमेंट पेड़ पौधे नदियां सूरज जानवर वगैरह सब एनवायरनमेंट का पार्ट है। यस, यू ऑल आर करेक्ट कि ये सभी एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो मैं बोल सकता हूं कि एनवायरनमेंट में वो चीजें आती है जिनमें जीवन है, लाइफ है, ह्यूमंस है, पेड़ पौधे है, ठीक है, एनिमल्स है, प्लस जिनमें लाइफ नहीं है, सन है, रिवर है, माउंटेन है। तो एनवायरनमेंट में सभी ऐसे एलिमेंट आते हैं जिनमें जीवन होता है प्लस जिनमें जीवन नहीं होता। और याद रखना, ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सनलाइट नहीं होगी तो मैं जीवन नहीं जी पाऊंगा, अगर एयर नहीं होगी तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगा। तो ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एंड इन सभी को एनवायरनमेंट में शामिल किया जाता है। तो क्या बोलता है भाई साहब कि एनवायरनमेंट में सभी लिविंग एलिमेंट मतलब बायोटिक एलिमेंट आते हैं प्लस सभी नॉन लिविंग एलिमेंट अबायोटिक एलिमेंट आते हैं एंड ये एलिमेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमको हमारे प्लेनेट से मतलब पृथ्वी से इनहेरिटेंस माने विरासत, तो हमको हमारी पृथ्वी से विरासत के रूप में जो कुछ भी मिला उन सभी को मैं जोड़ दूं तो उसको भी एनवायरनमेंट कहते हैं। हमको हमारी पृथ्वी से विरासत में नदियां मिली, पेड़ पौधे मिले, तो ये सभी किसका पार्ट है? एनवायरनमेंट का पार्ट है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, पहला बायोटिक जिनमें क्या होता है जी जीवन, आपके बर्ड्स एनिमल प्लांट्स फॉरेस्ट, और दूसरा अबायोटिक जिनमें लाइफ नहीं होती, एयर वाटर लैंड माउंटेन्स एंड सनलाइट एक्सेट्रा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो एनवायरनमेंट के फंक्शन एग्जाम के एंगल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट का काम क्या है? तो एनवायरनमेंट का पहला काम है कि देश में प्रोडक्शन करने के लिए हमको आवश्यक रिसोर्स प्रदान करता है। प्रोडक्शन करने के लिए हमको मिनरल्स चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको सॉइल चाहिए, हमको लकड़ी चाहिए। ये सभी के सभी चीजें कौन प्रदान करता है? एनवायरनमेंट। सेकेंड फंक्शन है सस्टेन लाइफ या फिर सपोर्ट ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ को बढ़ाता है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है। एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? सन चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए एंड ये सभी की सभी चीजें ह्यूमन को कौन प्रोवाइड करता है जी? एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा तो इसके बिना हमारा जीवन जीना बिल्कुल मतलब हम जीवन जी ही नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड है एसिमिलेट वेस्ट, मतलब कूड़े कचरा जो भी हम क्रिएट करते हैं ये सारा कहां जाता है? कभी सोचा है? इसको पृथ्वी अपने अंदर समा लेती है, एनवायरनमेंट हमारे वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो एनवायरनमेंट है, जितने भी हम लोग वेस्ट क्रिएट करते हैं प्रोडक्शन करके या कंजम्पशन करके, एनवायरनमेंट उन सभी वेस्ट को एब्जॉर्ब करने का काम भी करता है। एंड चौथा काम एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। एनवायरनमेंट हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, जीवन गुणवत्ता को बढ़ाता है। एनवायरनमेंट हमको एस्थेटिक सर्विस प्रदान करता है। जब हम परेशान होते हैं, टेंस्ड होते हैं, हम अक्सर पहाड़ों पे घूमने चले गए, हम अक्सर गोवा के बीच पे घूमने चले गए एंड वहां के नजारे देख के, प्रकृति के नजारे बोल लो ना को, एंड वहां की प्रकृति के नजारे देख के हम लोग काफी रिलैक्स फील करते हैं। तो एनवायरनमेंट जो है हमको प्राकृतिक लैंडस्केप, एनवायरनमेंट हमको सुंदर सुंदर फॉरेस्ट, सुंदर नदियां, ये सब चीज प्रोवाइड करता है। काफी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें प्रोवाइड करता है जिसको देखकर हम काफी रिलैक्स फील करते हैं, हम काफी हैप्पी फील करते हैं एंड हमारा मूड एकदम रिफ्रेश हो जाता है। तो एनवायरनमेंट जो है बच्चों ये 4 काम करता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के एंगल से। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जब हमने यहां बात की थी कि एनवायरनमेंट हमको प्रोडक्शन के लिए रिसोर्स प्रदान करता है, तो रिसोर्स एनवायरनमेंट जो है 2 टाइप के प्रोवाइड करता है। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्स, इसके नाम को थोड़ा तोड़ दिया मैंने, क्या है? रीन्यूएबल। ऐसे रिसोर्स जो वापस से रिन्यू हो सकते हैं, जो वापस से क्रिएट हो सकते हैं, इनके खत्म होने का डर नहीं होता, इनकी सप्लाई लगातार होती रहती है। क्या लिखा है? ये वो रिसोर्स होते हैं
जिसको हम लगातार यूज कर सकते हैं। हमें कोई डर नहीं है कि ये खत्म हो जाएंगे या फिनिश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये रिसोर्स खत्म या फिनिश नहीं होते, लगातार इनकी सप्लाई होती रहती है, जैसे कि वाटर, ट्रीज, फिश, सनलाइट। ये ऐसे रिसोर्सेस, सनलाइट कभी खत्म नहीं होगी। फिश, ये समंदर के नीचे बहुत सारी फिश है एंड ये भी कभी खत्म नहीं होगी। ट्रीज कभी खत्म नहीं होंगे, दोबारा उग सकते हैं, दोबारा रिन्यू रिक्रिएट हो सकते हैं। पानी पृथ्वी पे 70% पानी है, बहुत ज्यादा पानी है, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये वो रिसोर्स है जो वापस से रिन्यू हो सकते हैं। बट एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जिनके खत्म होने का, एग्जॉस्ट होने का हमें डर रहता है कि लगातार यूज करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। इनकी सप्लाई क्या होती है जी? लिमिटेड होती है। जैसे कि फॉसिल फ्यूल, जो जमीन के नीचे हमारे जितने भी ऑयल वॉइल है, तो फॉसिल फ्यूल है, कोयला है, ऑयल है, आयरन ओर है, इन सब के फिनिश होने का डर है कि फ्यूचर में एक दिन ये खत्म हो जाएंगे। क्या बोलते हैं इसको? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। आगे बढ़ते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर आगे चैप्टर अच्छे से समझना है तो सबसे पहला होता है कैरिंग कैपेसिटी। जो हमारी पृथ्वी है बच्चों, पृथ्वी की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है कि पृथ्वी इस लिमिट तक, इस हद तक चीजें कैरी कर पाएगी। अगर उससे ज्यादा आगे बढ़े या ज्यादा आगे गए तो पृथ्वी चीजें कैरी कर नहीं पाएगी एंड पृथ्वी में समस्या क्रिएट होना शुरू हो जाएगी और उन्हें बोलते हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी में दो बातें आती है। पहली बात आती है रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन का मतलब है रिसोर्स को निकालना। फॉर एग्जांपल, अगर हम पेड़ काटते हैं अपने प्रोडक्शन करने के लिए, इसको कहते हैं रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन। लेकिन अगर हम पेड़ लगाते हैं, इसको बोलते हैं रिसोर्स का जनरेशन। अगर हम चाहते हैं कि पृथ्वी सारी चीजें कैरी कर पाए, पृथ्वी आराम से काम कर पाए, तो रिसोर्स का जो एक्सट्रैक्शन है वो कम होना चाहिए, जनरेशन ज्यादा होना चाहिए। पेड़ काटो कम और उगाओ ज्यादा। तो पहली बात तो ये बोलता है। सेकंड बात बोलता है हम जो भी वेस्ट क्रिएट करते हैं वो पृथ्वी की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। जितना भी वेस्ट क्रिएट होता है, भाई पृथ्वी की कैपेसिटी है कि पृथ्वी जो है इतना ही वेस्ट एक टाइम पे एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो हर चीज की अपनी कैपेसिटी होती है कि हम एक टाइम पे इतना खाना खा पाएंगे, एक टाइम पे इतना काम कर पाएंगे। पृथ्वी की भी कैपेसिटी है एक टाइम पे इतना कूड़ा कचरा एब्जॉर्ब कर पाएगी। ठीक है, अगर पृथ्वी अगर पृथ्वी पे हम कूड़ा कचरा क्रिएट करते हैं ज्यादा और रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं ज्यादा, जनरेशन करते हैं कम, हम ये दो काम करते हैं, तो पृथ्वी ठीक से काम नहीं कर पाएगी, एनवायरनमेंट में समस्या आना शुरू हो जाएगी। तो हमें करना क्या चाहिए? अगर पृथ्वी अपनी कैपेसिटी में काम करे तो इसके लिए दो बात ध्यान रखो। पहला क्या? एक्सट्रैक्शन कम करो, जनरेशन ज्यादा करो। एंड दूसरा, जितना भी कूड़ा कचरा क्रिएट करते हो वो पृथ्वी की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। इतना ही क्रिएट कूड़ा कचरा करो कि पृथ्वी इसको एब्जॉर्ब कर सके। एंड देखो ये वाली बात यहाँ पे बताई गई है कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होता है। ये बोलता है कि हमारे एनवायरनमेंट की या पृथ्वी की एक एबिलिटी है कि वो एक टाइम पे इतना ही पॉल्यूशन या कूड़ा कचरा एब्जॉर्ब कर सकती है और उसी एबिलिटी को, उसी कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। तो हमें कूड़ा कचरा क्या करना चाहिए? कम क्रिएट करना चाहिए, उतना क्रिएट करो जितना पृथ्वी एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, ये दो टर्म है इंपॉर्टेंट, आगे आएगी। अब एनवायरमेंटल क्राइसिस या डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय संकट क्या होता है? तो वही बोलता है कि जब रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन, वही पेड़ काटना, ज्यादा हो जाए। किससे? रिसोर्स के जनरेशन से, कि हम पेड़ काट ज्यादा रहे हैं एंड पेड़ उगा कम रहे हैं, हम कूड़ा कचरा क्रिएट ज्यादा कर रहे हैं। अगर वही दो चीज, अगर ये दो चीज हम उल्टी करें, उल्टी मतलब कि एक्सट्रैक्शन करे ज्यादा, जनरेशन करे कम, हम कूड़ा कचरा क्रिएट करे ज्यादा, तो वही वाली बात, एनवायरमेंट अपने फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, एनवायरमेंट ठीक से काम नहीं कर पाएगा, एनवायरमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल क्राइसिस या फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पृथ्वी पर यह समस्या आने लग जाएगी। ठीक है, होपफुली पर्यावरणीय संकट क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब इसके रीजन क्या है? एनवायरमेंटल क्राइसिस क्यों होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है, तो ध्यान से करना। देखो भाई, एनवायरमेंट में संकट क्रिएट होते हैं पहला बढ़ती जनसंख्या की वजह से। भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी
तो लोगों को अब रहने के लिए जमीन चाहिए होगी ज्यादा, पानी चाहिए ज्यादा, जंगल का यूज करेंगे ज्यादा, जिससे क्या होगा, वो पेड़ काटेंगे ज्यादा एंड पॉल्यूशन होगा ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है, जितनी अधिक जनसंख्या उतना अधिक पॉल्यूशन, उतनी ज्यादा पेड़ों की कटाई, उतनी अधिक समस्या हो जाएगी। तो बढ़ती जनसंख्या एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, एफ्लुएंट कंजम्पशन। एफ्लुएंट कंजम्पशन का मतलब होता है अमीरों का कंजम्पशन, कि जैसे जैसे देश डेवलप हो रहा है लोग अमीर हो रहे हैं, और जैसे जैसे लोग अमीर हो रहे हैं वो कंजम्पशन कर रहे हैं ज्यादा, और उनके कंजम्पशन से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। जैसे कि व्यक्ति अमीर हो रहा है तो घर में लगवा लिए 4-4 एसी, घर में 4-4 कार है। अब एसी ज्यादा घर में लगाएंगे, घर में कार होगी ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है उनसे जो गैस निकलती है एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो वही बोलता है एक्सेसिव यूज ऑफ कार का या एसी का यूज करेंगे ज्यादा तो उससे हार्मफुल गैस निकलती है जो हमारा एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर नहीं पाता, एनवायरनमेंट में संकट आना शुरू हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट बोलता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, कि जैसे जैसे देश में इंडस्ट्री बढ़ रही है वैसे वैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। जो फैक्ट्रीज है वो भी कई प्रकार के हार्मफुल केमिकल रिलीज करती है, जैसे एयर में, वाटर में और सॉइल में, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। एंड चौथा पॉइंट क्या है, अर्बनाइजेशन, कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए शहर बनाए जा रहे हैं। अब नए शहर बनेंगे, सिटी एक्सपेंड होगी, तो ऑब्वियस बात है जंगल को काट के नए शहर बसाए जाएंगे। और जब डिफॉरेस्टेशन होगा, जंगल काटे जाएंगे, ठीक है, जमीन को यूज ज्यादा किया जाएगा, तो ऑब्वियस बात है कूड़ा कचरा भी ज्यादा क्रिएट होगा। एंड पेड़ों की कटाई से आपको पता है डिफॉरेस्टेशन से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ 4 कॉज है जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद आता है ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू, कि पूरे विश्व में एनवायरनमेंट के मुख्य मुद्दे कौन कौन से है। तो पहला मुख्य मुद्दा क्या है जी, ग्लोबल वार्मिंग। एंड दूसरा मुख्य मुद्दा क्या है जी, ओजोन डिप्लीशन। यहां वर्ड बोला है ग्लोबल, मतलब पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी 2 प्रॉब्लम है। तो पहले बात करते हैं किसकी, ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो जब पृथ्वी का जो तापमान है वो हौले हौले ग्रेजुअली बढ़ता है, जब पृथ्वी के तापमान में हौले हौले हो जाएगी वृद्धि, तो उसे क्या बोलते हैं जी, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और पृथ्वी का तापमान, टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है जी, ये बढ़ रहा है ग्रीन हाउस गैस के यूज की वजह से, कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज बढ़ेगा, मीथेन का यूज बढ़ेगा, ओजोन का यूज, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस। जब इनका यूज बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है ग्लोबल वार्मिंग होगी। एंड मेनली इनका यूज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज द्वारा बढ़ता है, ठीक है। यहां बोलते हैं कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस गैस को। ग्रीन हाउस गैस क्या है, जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो ग्रीन हाउस गैस के क्या कॉज है, तो पहला कॉज है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जब हम कोयला, ऑयल या गैस इनको जलाते हैं, इनका यूज करते हैं, तो उनसे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन, जब पेड़ को काटते हैं तो पेड़ को काटने से ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन एक बच्चों ठंडी गैस है, कोल्ड एक ठंडी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग होती है गर्म गैस की वजह से। अब जब पेड़ कटेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, इट मींस ठंडी गैस कम हो जाएगी। एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, बिकॉज जब पेड़ नहीं होंगे और हम जो अपने मुंह से सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब पेड़ हो गए नहीं तो वो पेड़ उसको एब्जॉर्ब कर नहीं पाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है, तो जैसे जैसे इन गर्म गैस का यूज बढ़ेगा वैसे वैसे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। अब ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या है, तो पहला, ग्लोबल वार्मिंग होने से बर्फ पिघल जाती है, सी लेवल बढ़ जाता है। जब बर्फ पिघलेगी, समुद्र में पानी का स्तर बढ़ेगा, तो उससे बाढ़ के चांस बढ़ जाते हैं। वाटर क्राइसिस, पानी के संकट पैदा हो जाएंगे। अक्सर क्या होता है, बहुत से इलाके पूरे वर्ल्ड में या भारत में ऐसे है जो जहां पे पहाड़ों पे बर्फ जम जाती है, और जब गर्मी आती है तो बर्फ पिघल के नदी के थ्रू आती है, एंड लोग उस पानी का यूज करते हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए। अब जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो बर्फ पड़ेगी नहीं, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग में पृथ्वी गर्म होती है, पृथ्वी गर्म होगी तो बर्फ पड़ेगी नहीं। जब बर्फ पड़ेगी नहीं तो पहाड़ों पे बड़ा बर्फ जमा नहीं होगी, और जब पहाड़ों पे बर्फ जमा नहीं होगी वो पिघल के लोगों तक पहुंचेगी नहीं, एंड लोगों के पास पानी का संकट पैदा हो जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग पानी के संकट पैदा करता है। स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स, ग्लोबल वार्मिंग से जो तूफान वगैरह होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए में 2005 में हरिकेन आया था कैटरीना नाम का। अब कैटरीना कैफ नहीं है, ये बेटा तूफान का नाम है,
ठीक है ना। तो कैटरीना नाम का तूफान आया था, किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ग्लोबल वार्मिंग से तूफान काफी स्ट्रांग हो जाते हैं, मोर डिजीज, बीमारियां बढ़ जाती है, मलेरिया की, डेंगू की, कोलेरा की। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जंगलों में आग लग जाती है, इसको बोलते हैं फॉरेस्ट फायर। अब जंगल में जब आग लगेगी तो लोग, जो जानवर है वहां पे मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। चेंजिंग सीजन, ग्लोबल वार्मिंग से समर जो है वो बड़ी हो गई है एंड सर्दियां छोटी हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए क्या अपनाया गया जी? क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया। 1997 में यूएन में एक कॉन्फ्रेंस हुई क्लाइमेट के ऊपर, मौसम के ऊपर, ठीक है। 1997 में यूएन ने एक कॉन्फ्रेंस रखी कहां पे? क्योटो में। बच्चों, क्योटो जापान का एक शहर है, तो जापान के क्योटो में कॉन्फ्रेंस रखी, ठीक है। वहां पे एक एग्रीमेंट हुआ कि जितने भी इंडस्ट्रियल नेशन है, जितने भी देशों में इंडस्ट्री है, वो प्लेज लेंगे, शपथ लेंगे कि वो अब जो है ग्रीन हाउस गैस के यूज को कम कर देंगे ताकि ग्लोबल वार्मिंग से लड़ा जा सके। तो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए जापान के क्योटो में 1997 में एक एग्रीमेंट हुआ जहां पे देशों ने शपथ ली कि वो ग्रीन हाउस गैस के यूज को कम कर देंगे। इसका क्या नाम पड़ा जी? क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है ओजोन डिप्लीशन, सेकंड ग्लोबल इशू। ओजोन डिप्लीशन क्या है? आपको पता है जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में 15 से 20 किलोमीटर ऊपर एक परत पाई जाती है। इस परत को बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर पृथ्वी का रक्षा कवच है। ये सूर्य से निकलने वाली हानिकारक अल्ट्रा वायलेट रेस को हम तक आने से रोकता है, ठीक है। अगर ओजोन लेयर नहीं होगा तो वो रेस डायरेक्टली हम तक आएगी एंड हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अभी ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लीशन क्या है? तो जब ओजोन लेयर पतली होने लग जाती है, जब ओजोन लेयर में कमी आती है, तो उसको बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। ओजोन लेयर में O3 नाम के मॉलिक्यूल है। O3 से क्या बनी? पूरी ओजोन लेयर। जब O3 मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, जब O3 मॉलिक्यूल खत्म होना शुरू हो जाएंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? ओजोन डिप्लीशन। क्या बोलता है? जो ओजोन लेयर है वो अर्थ की एक प्रोटेक्टिव शील्ड होती है। ये सन से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट की हार्मफुल रेस को जो है ब्लॉक करती है, रोकती है। ये था ओजोन लेयर का मीनिंग। अब ओजोन डिप्लीशन क्या है? तो ओजोन डिप्लीशन का मतलब है थिनिंग, पतला होना। किसका? ओजोन लेयर का, जो स्ट्रेटोस्फेयर में है। पेपर में आया था ओजोन लेयर कहां पे है? स्ट्रेटोस्फेयर में। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है, जब वो पतली हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको? ओजोन डिप्लीशन। पतली क्यों होती है? बिकॉज ओजोन लेयर किससे बनी है? O3 से। जब O3 मॉलिक्यूल ओजोन लेयर से कम होंगे तो ऑटोमेटिकली ओजोन लेयर पतली होने लग जाएगी। अब ओजोन डिप्लीशन के कॉजेस क्या है? तो आइए मैं उसको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। ये डायग्राम प्रॉपर देखो, ये कुछ एलिमेंट्स है, जैसे एसी है, फ्रिज है, फायर एक्सटिंग्विशर है, या घर में जो वाले होते हैं ना मॉर्टिन वगैरह, ये है। तो इन सब में कुछ ऐसी गैस होती है जो ओजोन लेयर के लिए हानिकारक है। जब हम एसी का, फ्रिज का, इन सब का यूज करते हैं तो इन सब से जो गैस निकलती है, वो गैस जो निकलती है वो गैस आसमान तक पहुंचती है, और आसमान में जो O3 नाम के मॉलिक्यूल है जो ओजोन की रक्षा करते हैं, ये गैस इतनी स्ट्रांग होती है कि O3 मॉलिक्यूल्स को फिनिश कर देती है। अब O3 मॉलिक्यूल फिनिश होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ओजोन लेयर पतली होगी, और जब ओजोन लेयर पतली होगी तो अब सूर्य की किरणें आराम से पृथ्वी तक आ पाएगी। तो ये ऐसे क्या एलिमेंट है जिनसे ऐसी गैस निकलती है जो ओजोन के मॉलिक्यूल को पतला कर देती है? इन प्रकार की गैस को बच्चों क्या बोलते हैं? क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड। तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड ओजोन लेयर को पतला करने के लिए जिम्मेदार कारक है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड O3 को फिनिश करते हैं। क्या लिखा है? तो बोलता है जो क्लोरीन और ब्रोमीन कंपाउंड है, जब वो रिलीज होते हैं और एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो ये ओजोन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ओजोन डिप्रेशन होता है। अब ये क्लोरीन और ब्रोमीन कंपाउंड कहां मिलते हैं? तो पहला बोलता है जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, एसी यूज करते हैं या फ्रिज यूज करते हैं, ठीक है, ये एरोसोल स्प्रेस, मतलब ये वाले स्प्रे जो होते हैं मॉर्टिन वगैरह वाले, हम इनका यूज करते हैं। तो इनमें क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जो ओजोन के डिप्लीशन का जिम्मेदार कारक है। सेकंड बोलता है हेलेंस एंड ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, फायर एक्सटिंग्विशर में ये गैस पाई जाती है और ये गैस भी ओजोन के लिए हानिकारक है। और आखिरी बोलता है इंडस्ट्रियल क्लीनिंग, इंडस्ट्री में साफ सफाई में यूज होने वाले एलिमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले एलिमेंट में कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म पाया जाता है,
और ये भी ओजोन डिप्लीशन के लिए क्या होता है जी, हानिकारक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ओजोन डिप्लीशन होगा तो उसके प्रभाव क्या होंगे जी, यूवी रेज हम तक आसानी से पहुंच पाएगी, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। हेल्थ इश्यू इन ह्यूमन, ह्यूमन में, मनुष्य में हेल्थ की समस्या आएगी। हमें स्किन कैंसर हो सकता है, हमें कैटरेक्ट मोतियाबिंद हो सकता है, हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक हो सकता है। हार्म टू मैराइन लाइफ, जो समुद्री जीवन है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। जो ओजोन लेयर जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो फाइटोप्लैंक्टन नाम का एक एलिमेंट है जो अफेक्ट होता है। एक्चुअली में फाइटोप्लैंक्टन एक प्रकार का खाना होता है मछलियों का। जब ओजोन लेयर जब ओजोन लेयर नहीं यार, जब सनरेज पृथ्वी पे पहुंचेगी तो फाइटोप्लैंक्टन का प्रोडक्शन कम हो जाता है एंड जो फूड चेन होती है एनिमो समुद्री जीव जंतुओं की, मछलियों की, वो फूड चेन डिस्टर्ब हो सकती है बिकॉज फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। डैमेज टू प्लांट, जब सूर्य की किरणें डायरेक्टली पड़ेगी तो जो हमारी फसलें कम हो जाएगी, कम हो गई, फसलों का प्रोडक्शन काफी कम होगा, ग्रोथ काफी कम हो जाएगी। ठीक है, अब ओजोन डिप्लीशन के लिए क्या किया गया, तो ओजोन डिप्लीशन से निपटने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया। कब, 1987 में। कनाडा का एक शहर है जिसका नाम क्या है, मॉन्ट्रियल। तो कनाडा के एक शहर में, मॉन्ट्रियल में, इस प्रोटोकॉल को अपनाया गया। वंस अगेन यूएन के मेंबर आए, यूएन कंट्रीज आई एंड यूएन कंट्रीज ने यहां पर भी एक एग्रीमेंट किया कि अब जितने भी देश सीएफसी, हेलेंस या फिर अदर केमिकल का यूज करते हैं जो ओजोन के लिए हानिकारक है, तो उनका यूज क्या करना पड़ेगा जी, कम करना पड़ेगा। वंस अगेन सभी देशों ने शपथ ली, एग्रीमेंट किया कि हम इन सभी गैस का यूज कम कर देंगे, जिससे क्या होगा, ओजोन लेयर को बचाया जा सकेगा। और इसको क्या बोला, इसको नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कनाडा में एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहां पर एक मीटिंग हुई थी। ठीक है जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरमेंट। भारत के सामने क्या क्या इशू है एनवायरमेंट में। आपने ग्लोबल इशू पढ़ लिए, आइए पढ़ते हैं भारत के सामने क्या इशू है। तो भारत के सामने आपकी एनसीईआरटी में इतने सारे इशू लिखे हैं, ये सारे के सारे पढ़ाऊंगा। इसके ऊपर एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है कि इंडिया में एनवायरमेंट के कोई भी 4 कंसर्न को बताइए। तो इतने सारे हैं, इनमें से कोई भी आपको 4 लिख के आने हैं। मैं तो खैर सबको एक्सप्लेन करने वाला हूं आगे स्लाइड में, लेकिन पेपर में कोई 4 पूछे तो आप इनमें से किसी भी 4 को पकड़ के एक्सप्लेन कर देना कि कोई 4 प्रेसिंग एनवायरमेंटल कंसर्न क्या है इंडिया के, बता देना। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सॉइल इरोजन की, मृदा अपरदन। देखो भाई, जो हमारी सॉइल होती, जमीन होती है, जमीन के जो टॉप लेयर होती है, टॉप लेयर सबसे ऊपरी परत, इस ऊपरी परत में काफी बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं जो हमारी फसल के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फोस्फोरस है, मैग्नीशियम है, और ये सभी एलिमेंट मिट्टी की सबसे ऊपरी परत में, सबसे टॉप लेयर में पाए जाते हैं। अब क्या होता है, जब कभी तेज हवा चलती है या जब कभी तेज बारिश होती है, तो तेज हवा के चलने से या तेज बारिश के होने से जो ऊपरी परत है वो उड़ जाती है या बह जाती है, और ऊपरी परत के उड़ जाने से या बह जाने से ये जो आवश्यक एलिमेंट है ये भी चले जाते हैं, और फिर हमारी जमीन में आवश्यक एलिमेंट नहीं बचते प्रोडक्शन करने के लिए, जिसकी वजह से हम अच्छे से प्रोडक्शन कर नहीं पाते। और इसे क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। क्या बोलता है कि इसका सिंपल मतलब है रिमूवल ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल। जब सॉइल की अपर लेयर रिमूव हो जाती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, से क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। अपर लेयर में काफी आवश्यक न्यूट्रिशन होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन है, फोस्फोरस है, पोटेशियम है, जो किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए काफी आवश्यक होते हैं, बट अब ये नहीं है तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। इसके कॉज क्या है, तो पहला बोलता है प्राकृतिक कारक, जैसे कि तेज हवा का चलना या फिर तेज बारिश का हो जाना, जिससे कि सॉइल दूर हो जाती है। एंड सेकंड बोलता है डिफॉरेस्टेशन। इसको समझना भाई, ये क्या है, हमारी सॉइल है, अब इसके ऊपर मान लो पेड़ लगा हुआ है, तो अपनी जड़ें, पेड़ जमीन तक लग जाएगा। अब जब पेड़ की जड़ें जमीन तक जाती है तो जमीन जो है थोड़ी पकड़ बन जाती है, थोड़ी पकड़ जमीन की मजबूत हो जाती है। अब क्या होगा, अब अगर कभी तेज हवा चलेगी या बारिश आएगी तो अपर लेयर नहीं उड़ेगी। क्यों नहीं उड़ेगी, बिकॉज पेड़ की जड़ों ने उनमें एक जकड़ बनाई हुई है। लेकिन अगर ये पेड़ ना रहे, डिफॉरेस्टेशन हो जाए, पेड़ कट जाए, तो बिल्कुल प्लेन होगा,
और जब प्लेन होगा तो हवा भी तेज लगेगी और पानी के साथ तुरंत बह भी जाएंगे। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, ये हो गया इसका मीनिंग, इसके कॉजेस। अब बढ़ते सेकंड इशू। सेकंड इशू है लैंड डिग्रेडेशन। एनसीईआरटी में इसके ऊपर क्वेश्चन भी है कि कोई 6 फैक्टर्स बताओ जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। चलिए समझते हैं क्या होता है। देखो भाई, लैंड डिग्रेडेशन का सिंपल मतलब है जो हमारी सॉइल होती है, जो हमारी जमीन होती है, जब हमारी जमीन की फर्टिलिटी मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन करने की क्षमता, जब हमारी जमीन की प्रोडक्शन करने की क्षमता घट जाती है, हमारी लैंड की क्वालिटी गिर जाती है, अब लैंड प्रोडक्शन के लिए नहीं रही, अब जमीन बंजर हो गई, अब जमीन पे प्रोडक्शन कर पाना संभव नहीं है, तो इसको ही क्या बोलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन। और ये मोस्टली ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा होता है। इससे लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, लैंड प्रोडक्शन कर नहीं पाती, एंड फ्यूचर के लिए एग्रीकल्चर करना भी थोड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि अब जमीन खराब हो गई है तो फ्यूचर के लोग अब इस जमीन को यूज कर नहीं पाएंगे। ये फ्यूचर में होने वाले एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है। अब इसके कॉज क्या क्या है, तो यहाँ पे इसके 6 कॉज। सबसे पहला क्या है, डिफॉरेस्टेशन। अगर पेड़ काटेंगे, ठीक है, अगर पेड़ काटेंगे तो पेड़ के काटने से क्या होता है जी, सॉइल इरोजन होता है। जब सॉइल इरोजन होता है तो आवश्यक एलिमेंट उड़ जाते हैं, क्योंकि अब पेड़ तो है नहीं, तो जमीन में पकड़ नहीं रहेगी। अब जब पकड़ नहीं रहेगी, तेज हवा चलेगी या पानी आएगा, आवश्यक एलिमेंट उड़ जाएंगे। जब एलिमेंट रहेंगे नहीं तो जमीन प्रोडक्शन कर नहीं पाएगी। लो जी लो, क्या हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया। तो पहला पॉइंट क्या है, पेड़ कटना। सेकंड पॉइंट वही क्या बोल दिया, सॉइल इरोजन, कि तेज हवा की वजह से या पानी की वजह से जो हमारी टॉप सॉइल मतलब टॉप लेयर होती है, जब ये टॉप लेयर उड़ जाती है, हवा आई ला 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 उड़ गई, तो क्या बोलते हैं उसको, सॉइल इरोजन। आवश्यक एलिमेंट भी चले जाते हैं, एक बार से जमीन फिर खराब हो गई। तो जमीन खराब हुई पहले पेड़ कटने से, फिर खराब किससे हुई, सॉइल इरोजन से। थर्ड है ओवर यूज ऑफ केमिकल। जब हम खेती बाड़ी में केमिकल का यूज ज्यादा करते हैं तो ये जो आवश्यक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट में कमी आना शुरू हो जाती है। वो जो केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स इन आवश्यक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को नष्ट कर देते हैं। केमिकल, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। और उस वजह से भी हमारी सॉइल की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है जानवरों द्वारा अधिक मात्रा में घास को चर लेना। जब जानवर घास चरने आते हैं और अधिक मात्रा में घास को चर लेते हैं, तो देखो फॉर एग्जांपल अधिक मात्रा में कैसे, एक एरिया है वहां पे घास चरने आए, वहां पे घास चरी चले गए। अब नेक्स्ट डे जब उनका मालिक घास चराने लेके आएगा तो दूसरी जगह लेके जाए ना, उनका मालिक दोबारा वहीं पे ले आया जहां पे ऑलरेडी वो घास चर चुके हैं। अब वहां पे घास कम है, अब भाई जानवर को भूख लगी है, अब जब वो दोबारा घास चरेगा, अब जबरदस्ती, घास तो है ही नहीं, कम है, वो जबरदस्ती खींचेगा। जैसे जबरदस्ती वो घास अपने दांत से खींचेगा तो क्या होगा, वो जड़ समेत घास पूरी बाहर आ जाएगी और वहां की पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। जब जड़ समेत घास पूरी बाहर आ जाएगी तो आवश्यक एलिमेंट भी बाहर निकल आएंगे, और फिर वही तेज हवा चली या पानी होगा तो आवश्यक एलिमेंट जो है वो चले जाएंगे। हमारी जो सॉइल है वो वीक हो जाएगी, वो सूख जाएगी। वाटर लॉगिंग, इरिगेशन भी एक लिमिट में करना चाहिए। एग्रीकल्चर करना एक कला है, एक साइंस है, हर कोई एग्रीकल्चर कर नहीं सकता। आप सोचो इरिगेशन बहुत कर दो, बहुत कर दो, बहुत कर दो, तब भी प्रोडक्शन नहीं होता। इरिगेशन का रेशियो पता होना चाहिए, इतना डालना है पानी, इतना नहीं डालना। जब हम ज्यादा इरिगेशन कर देते हैं, टू मच इरिगेशन कर देते हैं, तो पानी जो है वो जमीन के नीचे जमा हो जाता है, और जब पानी जमीन के नीचे जमा हो जाता है तो उसकी वजह से भी प्रोडक्शन नहीं हो पाता। इसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग, पानी का जमा हो जाना। और कुछ अदर फैक्टर भी है, जैसे कि जंगल में आग लग जाना, ठीक है, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे पानी है, अगर मैं जमीन के नीचे से पानी को अधिक मात्रा में निकाल लूंगा तो जमीन के नीचे पानी नहीं रहेगा, जमीन के नीचे मॉइस्चर नहीं रहेगा, और मॉइस्चर नहीं रहेगा तो जिस खेत पर खेती करता हूं उसकी जमीन के नीचे भी मॉइस्चर नहीं होगा, और मॉइस्चर नहीं होगा, भाई जमीन के नीचे होना चाहिए मॉइस्चर, और मॉइस्चर कब होगा, जब उसके नीचे पानी होगा। अगर मैं ओवर यूज ज्यादा निकाल लूंगा पानी, पानी कम मॉइस्चर कम, और मॉइस्चर नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। उसके बाद पुअर फार्मिंग मेथड, हमें फसलों की रोटेशन करनी चाहिए। ये फसल उसके बाद ये उगानी, एक तरीका होता है, पहले ये फसल उगाओ, फिर ये उगाओ, फिर ये उगाओ। अगर प्रॉपर रोटेशन करेंगे तो जमीन सही रहेगी, प्रॉपर रोटेशन नहीं करेंगे, कुछ भी फसल उगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, तो जमीन खराब हो जाती है।
तो कुछ रीजंस है जो हमारी जमीन को खराब करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटाव। यस, इसका मतलब क्या होता है, जब बड़ी मात्रा में पेड़ों को काट दिया जाता है उसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। हम इसको फॉरेस्ट डिग्रेडेशन भी कहते हैं। इसके क्या कॉज है, इंडस्ट्री में डिमांड है फर्नीचर की ज्यादा, तो ज्यादा पेड़ कट रहे हैं। नए नए शहर बस रहे हैं तो जंगल काट के शहर बनाए जा रहे हैं। डैम बनता है तो तब भी बहुत सारे पेड़ कटते हैं बांध के लिए। इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटेंगे तो क्या हो जाएगा, जो लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, जीव जंतु मर जाएंगे क्योंकि जंगल उनका घर होता है। जब उनका घर नहीं रहेगा तो वो जीव जंतु बेचारे कहां जाएंगे, वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। इंक्रीज सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा। लैंडस्लाइड इन हिल्स, पहाड़ों पे लैंडस्लाइड होगा। पेड़ होते हैं, कोई पत्थर गिरता है तो पेड़ उसको रोक लेते हैं, पेड़ नहीं होंगे, पत्थर गिरेगा, लोग मर सकते हैं, लैंडस्लाइड के चांस बढ़ जाते हैं। एनसीईआरटी में बात करें डेटा की तो बोलता है पर कैपिटा फॉरेस्ट कि प्रति व्यक्ति के लिए कितने जंगल की आवश्यकता है। तो आवश्यकता रिक्वायरमेंट देखी जाए तो 0.47 हेक्टेयर है, लेकिन हम इतने पेड़ काट चुके हैं कि अब पर व्यक्ति के लिए केवल 0.08 हेक्टेयर पेड़ बचे हैं, जो कि रिक्वायरमेंट से काफी कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है, सॉरी इसमें बढ़ते हैं अब, डिफॉरेस्टेशन से बचने के लिए कौन कौन से आंदोलन है। तो पहला है चिपको आंदोलन, जिसको 1973 में शुरू किया गया था उत्तराखंड में। लेकिन 1973 में उत्तराखंड नाम का राज्य नहीं था, उत्तर प्रदेश ही था। उत्तराखंड बाद में उत्तर प्रदेश निकला है। अब चिपको आंदोलन क्या है, यहाँ पे महिलाएं जो है वो पेड़ से चिपक गई थी ताकि ये जो लोग है वो पेड़ को ना काट पाए। ठीक है, इसको क्या नाम पड़ा, चिपको आंदोलन। यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे यह हुआ था कि सरकार ने अलाउ कर दिया था कि जंगल में जाके पेड़ काटे जा सकते हैं। जब सरकारी लोग पेड़ काटने आए तो गांव की महिलाएं जो चिपक गई पेड़ से कि नहीं, ये पेड़ हमारे जीवन जीने का साधन है, अगर आप इन्हें काट दोगे हम जीवित कैसे रहेंगे। तो गांव की महिलाएं चिपक गई पेड़ से और उन्होंने पेड़ को हक करके उनसे चिपक के जो कटने से बचाया। इसमें मेन मुख्य लीडर कौन थे, तो चिपको आंदोलन के मुख्य लीडर सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी थी। ठीक है, चिपको जैसा ही 10 साल बाद 83 में क्या आया, आपिको आंदोलन, जो कि कर्नाटका में अपनाया गया। ये भी चिपको आंदोलन से इंस्पायर्ड था। यहाँ पर भी जब सरकार ने पेड़ काटने के लिए लोग भेजे तो यहाँ पर भी जो लोग हैं वो पेड़ से चिपक गए। इसमें लीडर कौन था, इसका लीडर था पांडुरंग हेगड़े, जो है आपिको आंदोलन के वो थे, लीडर थे। आपिको का मतलब क्या होता है जी, चिपकना। कन्नड़ लैंग्वेज में आपिको मीन्स क्या होता है जी, चिपकना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये भी आपके एनसीईआरटी में। सबसे पहला होता क्या है बायोडाइवर्सिटी, तो जब अनेक प्रकार के जीव जंतु होते हैं, हर चीज मतलब अनेक प्रकार के जीव जंतु, अनेक प्रकार के जंगल, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे जब एक साथ होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। लेकिन जब ये पेड़ पौधे या एनिमल्स हौले हौले डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, कि जैसे जैसे एनवायरमेंट में नुकसान हो रहा है, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, जानवर खत्म हो रहे हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसके क्या कॉज है जी, पहला कॉज है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटना। जब पेड़ काट दोगे जानवर का घर नहीं रहेगा, जानवर बेचारे कहां जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग, जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उससे क्या होता है, फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाती है। फॉर एग्जांपल ज्यादा गर्मी हो रही है तो कुछ कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो गर्मी पकड़ लेते हैं और उनमें आग लग जाती है। या फिर मान लो बिजली कड़की और बिजली जो गिरी वो जंगल में गिरी, वहां पे आग लग गई तो बिजली गिरने से आग लग गई। ज्वालामुखी फटा तो उसके लावा से आग लग गई, ग्लोबल वार्मिंग से आग लग गई, जिससे क्या होता है, पूरा जंगल जल जाता है, जानवर जल जाते हैं। पोचिंग, जो लोग इलीगल शिकार करते हैं तो वो भी जो है जानवर को मारते हैं, एंड बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एयर पॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब ये एयर पॉल्यूशन क्या होता है, तो जब एयर में, जब हवा में कुछ हार्मफुल एलिमेंट मिल जाते हैं जो हमारी एयर को पॉल्यूट करते हैं। अब हार्मफुल एलिमेंट जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर, PM10, PM2.5, ये दो टाइप का होता है। ये होता क्या है वैसे, जो गाड़ी से धुआं निकलता है, कार से, बाइक से, तो उस धुएं में जो एलिमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर। PM10 थोड़ा बड़ा होता है एंड PM2.5 उससे छोटा होता है। तो ये एलिमेंट हवा में मिल गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हवा के अंदर मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर मिल गई। तो जब एयर में ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट हो जाते हैं
तो ये हमारी एयर को पॉल्यूट कर देते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूशन। एयर इससे क्या होता है? एयर पोल्यूशन से होती है एसिड रेनफॉल होती है, भाई ग्लोबल वार्मिंग होती है, ओजोन डिप्लीशन होता है, एंड लोगों को सांस लेने की समस्याएं भी हो जाती है। किससे? एयर पोल्यूशन से। तो उसके मेन कॉज क्या है? तो एनसीईआरटी में लिखे इसके मेन कॉज। सबसे पहला मेन कॉज क्या है जी? व्हीकल पोल्यूशन। जो व्हीकल है उससे क्या निकलता है जी? उससे पर्टिकुलेट मैटर निकलता है। व्हीकल से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, एंड ये सभी जो सभी एलिमेंट है हमारी एयर को क्या करते हैं जी? पॉल्यूट करते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल एंड थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट जानते क्या होता है? ये वो प्लांट होते हैं जो बिजली क्रिएट करते हैं, एंड बिजली क्रिएट करने में काफी अधिक मात्रा में कोयले पेट्रोल का यूज होता है, जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। क्या बोलता है? जो इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्रीज है, ये भी बड़ी मात्रा में पॉल्यूटेंट रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल SO2, NO2, CO वगैरह ये रिलीज करते हैं, ठीक है, और इससे एनवायरनमेंट में नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा जो सीमेंट इंडस्ट्री है, जो पेट्रोल की इंडस्ट्री है, ये भी बड़ी मात्रा में एयर पोल्यूशन करती है। तो पहले व्हीकल हो गया, दूसरा इंडस्ट्री हो गया, एंड तीसरा बच्चों है अदर कॉज। अब अदर कॉज कौन कौन से? जैसे कि प्लास्टिक का जलना, पटाखे जलना, फॉसिल फ्यूल का जलना, ठीक है, एसी या फ्रिज से निकलने वाली गैस, या किचन में यूज होने वाला मिट्टी का तेल या फिर लकड़ियां, ये सब भी एयर को पॉल्यूट करती है। अब बोलता है तो एयर पॉल्यूशन के इंपैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है? तो उससे सबसे पहले क्या होता है जी? हेल्थ इश्यू होता है। इससे सांस लेने में समस्या होती है, अस्थमा और लंग इन्फेक्शन हो सकता है। एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, एसिड रेनफॉल होती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। आप देखते हो दिल्ली में जब पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो धुंधला दिखता है, मतलब लोग दिखता नहीं है, इतना सारा दिखता है धुआं धुआं, विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, हम साफ चीज देख ही नहीं पाते, ठीक है। अब इसको कंट्रोल करने का उपाय क्या है? तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए, मेट्रो का, बस का यूज करना चाहिए प्राइवेट व्हीकल के स्थान पे। हमको क्लीन फ्यूल CNG का यूज करना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करना चाहिए। हमको घर में मिट्टी के तेल और लकड़ी के स्थान पे जो LPG का यूज करना चाहिए। सरकार को पॉल्यूशन के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन लगाने चाहिए इंडस्ट्री पे एंड व्हीकल पे। फॉर एग्जांपल दिल्ली में लगाया था क्या? ऑड एंड इवन, ताकि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम किया जा सके। समझ में आ गया? ये क्या है? उससे कुछ उपाय है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर। यस, फ्रेश वाटर का मैनेजमेंट काफी आवश्यक है। अगर फ्रेश वाटर नहीं होगा तो गंदे पानी पीने से बीमारियां हो सकती है। इसका ये नहीं पूछेगा मीनिंग, ये पूछेगा कि फ्रेश वाटर को मैनेज करने के तरीके क्या है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश का पानी होता है, आप उसको स्टोर कीजिए और आप उसको जो है यूज कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। वेस्ट वाटर रिसाइकल, गंदे पानी को ट्रीट और रीयूज कीजिए, ठीक है, फार्मिंग में और इंडस्ट्री में इसका यूज किया जा सकता है। रिड्यूस वाटर वेस्टेज, पानी की वेस्टेज कम करे, कहीं पे लीकेज है उसको फिक्स कराए, और वाटर को काफी वाइजली आराम से यूज करे, उसकी वेस्टेज ना करे। स्ट्रिक्ट लॉ, सरकार को जो है वह पानी के यूज के लिए प्रॉपर रेगुलेशन और प्रॉपर जो है नियम अपनाना चाहिए। सरकार को वाटर पॉल्यूशन भी कंट्रोल करना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को पानी बचाने के लिए एजुकेट भी करना चाहिए, ठीक है। आगे बोलता है मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, मतलब ये प्लास्टिक है, कांच है, अगर ये कूड़े कचरे में आता तो इसको कैसे मैनेज करें। आपको पता है प्लास्टिक या कांच वगैरह एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो सॉलिड वेस्ट को क्या उपाय मैनेज करने के? तो रिड्यूस वेस्ट, प्लास्टिक का यूज कम करो। रीयूज आइटम, आइटम का रीयूज करो, पानी की बोतल को बार बार यूज करो, ठीक है, उसको रिड्यूस करो। रिसाइकल मटेरियल, उसका रिसाइकल करो। ये होता 3R, जो 3R ही तो 3R ही तो होते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करो। प्रॉपर डिस्पोजल करो, ठीक है, अलग अलग प्रकार के कूड़ों का प्रयोग करना चाहिए। आपको पता है सूखे कूड़े के लिए अलग होना चाहिए और वेट कूड़े के लिए अलग, डिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल, आपको पता होगा। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, सरकार को जो इस प्लास्टिक या ऐसे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर नियम लाने चाहिए, उनको प्रॉपर इंप्लीमेंट करना चाहिए, जनता को उनको फॉलो करना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस, और जनता को भी इस कूड़े कचरे के डिस्पोजल के बाद किसको डिस्पोज कैसे करना है, इसको किस प्रकार नष्ट करना है, जनता को उसके बारे में एजुकेट करना चाहिए, ठीक है। आगे आता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उसके ऊपर केस स्टडी भी आ चुकी है। पहले बात करते CPCB की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्थापना करी है 1974 में, ताकि वाटर पॉल्यूशन,
एंड एयर पॉल्यूशन कम किया जा सके। ये सेंट्रल पॉल्यूशन का बोर्ड है, लेकिन ऐसे ही स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे हर राज्य के भी अलग अलग ऐसे ही एनवायरमेंट को कंट्रोल, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के जो है बोर्ड बनाए गए हैं। दिल्ली का अलग है, यूपी का अलग है, बिहार का अलग है। सीपीसीबी, यहां बात किसकी हो रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट के सीपीसीबी ने 17 बड़ी इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई किया है जो देश में पॉल्यूशन को बढ़ावा देती है। इसमें लार्ज और मीडियम इंडस्ट्री शामिल है, 17, जो देश में पॉल्यूशन को बढ़ाती है। एग्जाम में इसके ऊपर एमसीक्यूज जो है बन जाते हैं। अब इसके काम क्या है सीपीसीबी के? तो पहला, ये पॉल्यूशन की लिमिट को सेट करता है कि कितना पॉल्यूशन आप कर सकते हो और कितना नहीं कर सकते। दूसरा, स्प्रेड अवेयरनेस, ये लोगों को एजुकेट करता है, पॉल्यूशन के बुरे नुकसान के बारे में जनता को समझाता है। मॉनिटर एंड रिसर्च, ये पॉल्यूशन से संबंधित डेटा को कलेक्ट भी करता है एंड उसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश भी करता है। एडवाइज द गवर्नमेंट, ये सरकार को एनवायरनमेंट में जो इश्यू आते हैं उनसे निपटने के लिए टेक्निकल सॉल्यूशन भी जो है प्रदान करता है, सरकार की हेल्प करता है। सरकार ऐसे करो, ऐसे मत करो, ये मत करो। गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन, सीपीसीबी जो मैनुअल्स, मतलब क्या है, पूरी ऐसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट, प्रॉपर बुक जारी करता है जिसमें लिखा होता है कि किस प्रकार वेस्ट का ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस प्रकार कूड़े कचरे का डिस्पोजल करना चाहिए। ठीक है, तो सीपीसीबी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है एनवायरनमेंट को साफ रखने में और सेफ रखने में। ठीक है, ये हो गया सीपीसीबी। अब बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। एनवायरनमेंट नाम का चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर का नाम क्या था? एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम का जो है पार्ट शुरू होगा। चलिए, तो अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। भाई सिंपल सा मतलब है, प्रेजेंट में रिसोर्स का यूज करो, लेकिन आपके रिसोर्स का यूज करने की वजह से जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए रिसोर्स कम नहीं पड़ने चाहिए। सिंपल ये बात बोली गई है। क्या बोलता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट, कि वर्तमान में अपनी नीड को पूरा करो, कोई रोक नहीं रहा, लेकिन विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, लेकिन आपकी वजह से फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी में कमी नहीं होनी चाहिए, उनकी नीड्स पूरी करने में कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा मत करना कि प्रेजेंट में रिसोर्स आपने इतने यूज कर लिए कि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स कम पड़ गए। फ्यूचर को देखते हुए चलना, फ्यूचर के लिए रिसोर्स को बचा के चलना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ये इसका मीनिंग हो गया। अब आपके एनसीईआरटी में कुछ 3 नाम लिखे हैं, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी मैंने, इनकी डेफिनेशन के कुछ हिंट लिखे हैं। फॉर एग्जांपल, एडवर्ड बाबियर नाम के व्यक्ति है, ये बोलते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जहां पे गरीबों के लिविंग स्टैंडर्ड पर फोकस किया जाए, उसको इंप्रूव किया जाए। कि अगर गरीबों को इंप्रूव करो, गरीबों पे ध्यान दोगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव होगा। ये किसने बोला जी? एडवर्ड बाबियर ने। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? पेपर में डेफिनेशन आ जाएगी एंड बोलेगा बताओ ये डेफिनेशन किस इंसान ने दी। तो पूरी नहीं पढ़ रहे, जो मेन वर्ड है वो पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे किसकी बात करी इसने? गरीबों की बात करी। ब्रुटलैंड कमीशन है, ब्रुटलैंड कमीशन ने बोला है कि फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स को बचा के चलना है, प्रेजेंट में भी यूज करो, बट प्रेजेंट वालों को बोलो कि तुम्हारी एक ड्यूटी बनती है, प्रेजेंट वालों को बोलो कि तुम्हारी एक ड्यूटी बनती है कि तुम रिसोर्स का यूज ठीक से करो ताकि फ्यूचर में तुम्हारी आगे आने वाली पीढ़ी उन्हें रिसोर्स की कमी ना हो। ये कौन बोलता है? ब्रुटलैंड कमीशन। तो फ्यूचर पे ध्यान दे रहा है कि प्रेजेंट की जिम्मेदारी है फ्यूचर को रिसोर्स प्रदान करना। हरमन डेली ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि ह्यूमन को अपनी एक्टिविटी अर्थ की लिमिट में रखनी चाहिए। पृथ्वी की लिमिट होती है कैरिंग कैपेसिटी। हमें पृथ्वी की कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा काम करेंगे तो पृथ्वी फंक्शन नहीं कर पाएगी, पृथ्वी इतना कूड़ा कचरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, हमें उसकी लिमिट में काम करना चाहिए। हरमन डेली ने जो है प्लिमसोल लाइन का एग्जाम्पल दिया था अपनी बात में। ये प्लिमसोल लाइन क्या होता है? जो शिप होता है, तो वो जो शिप का एक लोड लिमिट मार्क होता है, ये वो होता है, ये बताता है कि शिप में इतना लोड आ गया है, इतना माल आ गया है और शिप पानी में इतना चला जा चुका है। अब एक लिमिट होती है ना कि अगर आप ये थोड़ी कि शिप में माल डाले जा रहे हो शिप डूब जाएगा। तो एक लिमिट होती है कि मान लो इस लिमिट तक अगर शिप पानी में चला गया तो सेफ है। अगर इस लिमिट से ऊपर जो है, मतलब ये लिमिट चली गई, डूब गई और हम इससे ऊपर पहुंच गए तो ये रिस्की है, डेंजर है। तो क्या हो जाएगा कि शिप खुद भी डूबेगा,
लोगों को लेके डूबेगा, सामान लेके डूबेगा। सेम उसने बोला पृथ्वी के बारे कि पृथ्वी की भी एक ऐसी लिमिट है कि पृथ्वी पे लिमिट में कूड़ा कचरा करोगे तो ठीक है, बट पृथ्वी की लिमिट से अधिक निकल जाओगे, उसकी लिमिट को क्रॉस कर दोगे, तो हमारा एनवायरनमेंट ठीक से काम कर नहीं पाया। किसने बोला? ये बोला हरमंडली ने। तो इन तीन लोगों ने अपनी अपनी बातें बोली। इन तीनों के ऊपर अगर एग्जाम में कुछ आ जाए तो आप जो है कर सकते हो, ठीक है। एक बात और, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कितने गोल्स है? तो यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बच्चों 17 गोल प्रदान किए गए हैं। एनसीईआरटी में लिखा है आपकी, ये बताओ यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, देखो यहां भी लिखा है कितने गोल, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो यूएन ने प्रदान करे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है कि हरमन डेली द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के, बताइए क्या स्टेप है। हरमन डेली नाम पेपर में लिखा हुआ मिलेगा, और अगर नाम लिखा हुआ ना मिले तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की व्हाट नीड्स क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यक कंडीशन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव किस प्रकार कर सकते हैं, या फिर ऐसे बोलेगा हरमन डेली के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के स्टेप्स क्या है। तो भैया 5 स्टेप, कितने स्टेप दिए? 5 स्टेप। पहला स्टेप बोलता है पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखो, पॉपुलेशन को ज्यादा मत करो, एनवायरमेंट की कैपेसिटी के अंदर पॉपुलेशन होने चाहिए। वही शिप वाला एग्जांपल आ गया कि जिस प्रकार एक शिप की लिमिट होती है उस प्रकार पृथ्वी की भी लिमिट होती है। सेकंड पॉइंट बोलता है यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स वाइजली। अब एक बच्चा बोला भैया ये तो वो है ना रिन्यूएबल रिसोर्स, ये तो बार बार रिन्यू हो सकते हैं ना, तो उसको तो जितना भी यूज करो। नहीं, ऐसा नहीं है, इसको भी यूज वाइजली करना है। बार बार रिन्यू हो सकते हैं बट रिन्यू होने में टाइम जाता है ना, ये तो है नहीं आज आपने पौधा पौधा लगाया और कल पेड़ बन गया। आपको ऐसे यूज करना है रिसोर्सेस को कि आप अगर यूज कर रहे हो तो साथ में जनरेशन भी करो, जनरेशन ज्यादा करो, इन रिसोर्स का यूज कम करो। कि आज आपने पेड़ काट दिए, जब कल वापस दोबारा पेड़ काटने आओ तो आपके पास पेड़ होने चाहिए। अगर आप इनको रिसोर्स को यूज करते जाओ, जनरेशन ना करो, तो फिर ये भी खत्म हो जाएंगे ना। सेकंड पॉइंट ये बोला कि रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज भी क्या करो, वाइजली करो। थर्ड स्टेप बोला नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को रिप्लेस कर दो, उसके स्थान पे रिन्यूएबल का यूज करो। नॉन रिन्यूएबल को छोड़ ही दो। ये क्या होते हैं नॉन रिन्यूएबल? जो रिन्यू नहीं हो सकते, कोयला है, पेट्रोल है, फॉसिल फ्यूल है, कि इसका तो यूज छोड़ ही दो, इसको यूज मत करो। समझ में आ गया? इसके पहले आप रिन्यूएबल पे आ जाओ, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल मत आओ। रिन्यूएबल फिर भी ठीक है एज कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है बिकम इनपुट एफिशिएंट। इनपुट का मतलब होता है एक तरह से जो भी आप रिसोर्स यूज कर रहे हो, कच्चा माल यूज कर रहे हो, इनपुट एफिशिएंट बनो। इसका मतलब है देश में ऐसी तकनीक लेकर आओ, ठीक है, ऐसी तकनीक लेकर आओ जहां पे हम कम रिसोर्स में काफी ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। इससे क्या होगा, देश में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और देश में रिसोर्स का, इनपुट का यूज भी कम होगा, हम उसको एफिशिएंटली यूज कर पाए। क्या बोलता है कि तकनीक ऐसी लेकर आओ जहां पे हम ज्यादा प्रोड्यूस कर सके कम रिसोर्सेस के साथ। और लास्ट पॉइंट बोलता है रिड्यूस पॉल्यूशन, कि अगर आप चाहते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव हो तो हमें पॉल्यूशन कम करना चाहिए, हमें वेस्ट कम क्रिएट करना चाहिए, हमें एनवायरनमेंट की जो एबिलिटी है एब्जॉर्ब करने की, उससे अंदर ही वेस्ट क्रिएट करना चाहिए, उस लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ये 5 स्टेप है जो हरमन डेली नाम के व्यक्ति ने दिए, पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने की स्ट्रेटेजीज क्या है, कहां पे? इंडिया में। तो यहाँ पे 10 स्ट्रेटेजी है, 10 की 10 पढ़नी पड़ेगी, क्या करूं, आपकी एनसीईआरटी के अंदर है। अभी तो हम एनसीईआरटी क्वेश्चन पे नहीं, अभी तो केवल एनसीईआरटी बुक के टॉपिक पढ़ रहे हैं, अभी क्वेश्चंस तो आगे आएंगे। मैंने कहा वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, खुद देखो टॉपिक कितने सारे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, सॉरी। हाँ भाई, तो पहला क्या तरीका, यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करना है तो तरीका नंबर 1 क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स का यूज करो। मतलब इसका होता है रिन्यूएबल सोर्स का यूज करो देश में प्रोडक्शन करने के लिए, देश में एनर्जी के लिए, बिजली के लिए। फॉर एग्जांपल इंडिया क्या है जी, इंडिया अपने बिजली के प्रोडक्शन के लिए थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट पे डिपेंड है। थर्मल पावर प्लांट जानते हो, ये होते हैं बड़ी बड़ी चिमनी होती है, यहाँ पे कोयला पेट्रोल का यूज करते हैं बिजली बनाने के लिए। अब ये देखो बड़ी मात्रा में धुआं निकालते हैं, जिससे क्या होता है, पॉल्यूशन। ऐसी क्या होता है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट।
तो ये जो थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, ये पॉल्यूशन करते हैं एंड ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। थर्मल पावर प्लांट से CO2 निकलता है, ठीक है। फ्लाई ऐश क्या होता है, मैंने क्या बोला, इसमें यूज होता है कोयले का। जब कोयला जलता है तो कोयले की राख होती है, कोयले की राख जो होती है बच्चों याद रखना एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती। जो कोयले की राख होती है और जो उड़ जाती है और उड़ के यहाँ वहां चली जाती है, पानी में चली गई, हमने सांस ली, हमारी बॉडी के अंदर आ गई, उसको बोलते हैं फ्लाई ऐश। और ये भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती। तो हमें इनके स्थान पे रिन्यूएबल सोर्स का यूज करना चाहिए। बिजली बनाने के लिए थर्मल पावर प्लांट को बंद करो, हाइड्रो पावर प्लांट को बंद करो, इनके स्थान पे सोलर पावर और विंड एनर्जी का यूज करो। सोलर पावर मतलब क्या होता है, वही सन के थ्रू बिजली क्रिएट करना। विंड पावर मतलब क्या, पवन चक्की के माध्यम से बिजली क्रिएट करना। हमें इनको एनकरेज करना चाहिए। तो पहला स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप बोलता है कि हमको रूरल एरियाज में घर में LPG का या गोबर गैस का प्रयोग करना चाहिए। मोस्टली गांव में क्या होता है, खाना पकाने के लिए फ्यूल के लिए लकड़ी का या डंग के उपले का, गाय के गोबर के उपले का यूज करते हैं, और ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। लकड़ी जलेगी, उपले जलेंगे तो एयर पॉल्यूशन होगा, और लकड़ी जलेगी, लकड़ी कहां से आएगी, पेड़ काट के आएगी, डिफॉरेस्टेशन होगा। तो ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं है। इसके स्थान पे हमें LPG का प्रयोग करना चाहिए, और भारत सरकार सब्सिडी दाम पर LPG प्रोवाइड करती भी है। उज्ज्वला योजना में क्या है, गांव के प्रत्येक परिवार को सरकार ने LPG गैस प्रदान किया है। तो LPG गैस का प्रयोग करो, ये क्लीन होता है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करता, और ये सेफ सुरक्षित भी होता है, ठीक है। तो हाउस होल्ड में इसका यूज करो, घर में इसका यूज करो, से क्या होगा, हाउस होल्ड पॉल्यूशन काफी कम होगा। इसके अलावा गोबर गैस प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं जिसमें गोबर डाल देते हैं और ये गोबर गैस बन जाती है, और आप इसको एज ए फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हो। तो इनका यूज करना चाहिए। और जो सूखा गोबर बच जाता है गैस बनने के बाद, आप उसको एज ए फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर सकते हो। तो गोबर गैस प्लांट का यूज करना चाहिए। और क्या स्टेप है, ये आगे बोलता है CNG इन अर्बन एरिया, शहरों में क्या करना चाहिए। थर्ड स्टेप है कि शहरों में गाड़ियों में CNG का यूज करो। जो व्हीकल्स होते हैं शहरों में, वो काफी हानिकारक पॉल्यूटेंट क्रिएट करते हैं, जिससे कि एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो उसके लिए हमें CNG का यूज करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, बस का यूज करना चाहिए। इससे क्या होता है, एयर क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो CNG हो गया, और जो पीछे पड़ा LPG है, गोबर गैस है, ये क्लीन फ्यूल है और पॉल्यूशन काफी कम करते हैं। चौथा स्टेप क्या है जी, मिनी हाइडल प्लांट। ये गांव में क्या होता है, अक्सर गांव में या पहाड़ी इलाकों पे ऐसे झरने होते हैं जो पूरे 12 के 12 मंथ चलते हैं। तो करना क्या चाहिए, जो टरबाइन टरबाइन जो होता है, इस झरने के नीचे लगा दो। जब पानी गिरेगा तो पानी गिरने से ये टरबाइन घूमेगा, और जब टरबाइन घूमता है तो टरबाइन के घूमने से बिजली बनती है। याद रखना, जब कोई चीज घूमेगी तो उससे बिजली बनेगी। आपने देखा भी होगा, जो शादी पार्टी में या जागरण में क्या लगाते हैं, जनरेटर लगाते हैं। जनरेटर घूमता है, और जब वो घूमता है तब जाके बिजली बनती है। ये तलवार को या चाकू को पैना करने के लिए एक व्यक्ति साइकिल पे कुछ घुमाता है, जब वो घुमाता है तो उससे बिजली बनती है। तो टरबाइन घूमेगा, उससे क्या बनेगी जी, बिजली बनेगी। तो बोलता है पहाड़ों पे जो स्ट्रीम्स होते, झरने होते हैं, वो स्पेशली कॉन्टिन्यूस पूरे 12 मंथ चलते हैं, और वो छोटे छोटे टरबाइन के माध्यम से हम हमें बिजली क्रिएट कर सकते हैं। इसका क्या बेनिफिट है, इको फ्रेंडली है, यहाँ पे कोई कोयले पेट्रोल का यूज नहीं हुआ, तो एनवायरनमेंट में कुछ नुकसान नहीं होगा। मीट लोकल डिमांड, गांव के लोगों की डिमांड पूरी हो जाएगी, और यहाँ पे बड़े बड़े टावर लगाने की नीड नहीं होती, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा है, इसे क्या बोलते हैं जी, विंड पावर, विंड टरबाइन। अब यहाँ भी टरबाइन आ गए, बट जो पवन चक्की होती है इसमें यहाँ पे क्या लगी होती है, टरबाइन लगी होती है। जब तेज हवा चलेगी, पवन चक्की घूमेगी, टरबाइन घूमेगा, बिजली बनेगी। तो यहाँ पर भी बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बड़ी मात्रा में बिजली क्रिएट की जा सकती है। इसके क्या बेनिफिट है, वन सेकंड रिन्यूएबल है, हवा कभी खत्म होगी, हवा खत्म नहीं होगी, रिन्यूएबल है, ठीक है। रिमोट एरिया, दूर दराज के क्षेत्र में जहां पे सरकार बिजली पहुंचा नहीं पाती, वहां के लिए काफी अच्छा है। और यहाँ पे कोई फ्यूल नहीं चाहिए, केवल हवा चाहिए। 6 पॉइंट बोलता है ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। बोलता है जो हम इंडियंस लोग हैं ना, हम नेचर के साथ काफी रहते हैं पीसफुली, हम नेचर के साथ काफी शांति से रहते हैं, काफी ट्रेडिशनल रहते हैं।
जब से अंग्रेज इंडिया में आया ना, तब से हम थोड़े चेंज हो गए। अदरवाइज हम अपने इंडिया में किसी भी चीज के लिए पुराने मेथड पे डिपेंड होते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एग्रीकल्चर पुराने तरीके से करते थे, हम हेल्थ अपनी सेहत का ध्यान ओल्ड तरीके से करते थे, हम घर में घर के कामकाज भी पुराने तरीके से करते थे, और ये सब क्या थे, इको फ्रेंडली थे। पहले हमें कोई समस्या नहीं होती थी। लेकिन जब से हमने क्या अपनाया, वेस्टर्न कल्चर, अंग्रेजों वाला कल्चर, जब से हम क्या हुए मॉडर्न, तब से हमने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। एग्जाम्पल की बात करता है कि पहले के टाइम पे हम आयुष की हेल्प लेते थे। अब आयुष क्या है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। पहले हम किसी प्रकार की बीमारी का यूज करने, बीमारी को ठीक करने के लिए हम इसका यूज करते थे। लेकिन अब हम डिपेंड किस पे हो गए हैं, दवाइयों पे, इंजेक्शन पे, इन सब पे, जो कि अच्छे नहीं होते। उसके बाद हम पहले हर्बल प्रोडक्ट यूज करते थे, हम ऐसी वस्तु यूज करते थे जो केमिकल फ्री होती थी, जो सेफ होती थी। हम ऐसे टूथपेस्ट या लोशन या ऑयल का यूज करते थे जो हमारी बॉडी को या एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। बट अब क्या है, अब ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जिनमें केमिकल्स होते हैं बहुत सारे। वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वस्तु को बना रही है और केमिकल को नदी में छोड़ रही है, नदियां खराब हो रही है। तो अपने को वापस से पुराने मेथड पे शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बोलता है यूज ऑफ बायोकंपोस्ट। बायोकंपोस्ट क्या होता है, खेती बाड़ी करने के लिए एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ना करके उसके स्थान पे बायोकंपोस्ट का यूज करना। क्या बोलता है कि फार्मर ने, किसानों ने केमिकल फर्टिलाइजर का ओवर यूज कर दिया था, हम उसका बहुत ज्यादा यूज करने लग गए थे। कब से, 1960 से, जब से इंडिया में क्या अपनाया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसने हमारी जमीन को और पानी को बहुत ज्यादा क्या किया है जी, पॉल्यूट किया है। लेकिन अब वापस से ऑर्गेनिक मैन्योर क्या हो रहा है, पॉपुलर, क्योंकि अब ऑर्गेनिक फूड की डिमांड हो रही है। अब लोगों को केमिकल वाला खाना नहीं चाहिए, अब प्राकृतिक खाना चाहिए, जिसके क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फूड होते हैं। कुछ एरिया में अब क्या हो रहा है, जो जानवर है केवल इसलिए लोग पालते हैं ताकि वो जानवर गोबर देंगे और हम उस गोबर का यूज करेंगे एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर। यस, केमिकल के स्थान पे हम गाय के गोबर वगैरह का यूज भी एज ए फर्टिलाइजर के रूप में, मैन्योर के रूप में खेतों में कर सकते हैं। इसके अलावा अर्थवर्म, केचुए जो होते हैं, आपको पता नहीं होगा बट केचुए भी इन वेस्ट को, इन गोबर वगैरह को, वेस्ट को काफी जल्दी कंपोस्ट में, खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे हमारी सॉइल काफी हेल्दी हो जाती है। और केचुए कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं ऑनलाइन। यस, इसका पूरा पैकेट आता है भाई। इस पूरे पैकेट में केवल केचुए हैं, अर्थवर्म्स है, और ये अर्थवर्म आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। आप इसको खेतों में एज ए यूज कर सकते हो। ये सब क्या है, प्राकृतिक मेथड है, यहाँ पे कोई केमिकल वाला मेथड नहीं है। 8 बोलता है यूज ऑफ बायोपेस्ट। बायोपेस्ट क्या होता है, देखो इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड का यूज भी होता है खेती बाड़ी में, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए। तो वो भी केमिकल वाले होते हैं, उनके स्थान पे प्राकृतिक पेस्ट का यूज करो। क्या बोलता है, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं, हमारे खाने को पॉल्यूट करते हैं, हमारे पानी को पॉल्यूट करते हैं। हमें उसके स्थान पे प्राकृतिक पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स, जो नीम से बने हुए कि वो होते हैं कीटनाशक, उसका यूज करना चाहिए। हमें मिक्स्ड क्रॉपिंग का यूज करना चाहिए। जब हम मिक्स क्रॉपिंग करेंगे, ये फसल फिर ये फसल फिर ये, अगर आप एक ही फसल को बार बार उगाओगे तो कीड़े मकोड़े बढ़ जाएंगे। आपने आलू उगाए, नेक्स्ट टाइम कुछ और उगाओ, नेक्स्ट टाइम कुछ और, इससे क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े अपने आप मरते रहते हैं। बिकॉज एक फसल उनके लिए अच्छी है तो दूसरी उनके लिए बुरी है। ठीक है, तो इसको अपनाना चाहिए। इसके अलावा नेचुरल प्रेडेटर्स, मतलब उल्लू को, पिकॉक को या सांप को भी जो है लोग अपने खेतों में छोड़ देते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये कीड़े मकोड़े खा जाते हैं और खेतों में कीड़े मकोड़े कम हो जाते हैं। ये हो गया 8वां तरीका। तरीका नंबर 9 क्या है, सोलर पावर का प्रयोग वाया फोटोवोल्टिक सेल। पेपर में आया था सोलर पावर किससे जनरेट होता है, तो ऑप्शन आए थे, उसमें एक ऑप्शन क्या था, फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, क्या बोलता है कि इंडिया में बहुत अधिक मात्रा में क्या है जी, सनलाइट अवेलेबल है, और उस सनलाइट के माध्यम से हम उसको बिजली में आसानी से विद द हेल्प ऑफ सोलर पावर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सोलर पैनल स्पेशली रिमोट एरिया, दूर दराज के क्षेत्रों में काफी हेल्पफुल होते हैं। दूर दराज के क्षेत्र जहां पे सरकार बिजली प्रदान नहीं कर पाती, वहां पे लोग सोलर पैनल के माध्यम से बिना पॉल्यूशन किए बिजली क्रिएट करते हैं। और आज की बात करें भारत की, तो भारत एक अंतरराष्ट्रीय संस्था में लीडिंग रोल निभा रहा है, उसका नाम क्या है,
इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISR नाम की एक संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है, एंड यहाँ पे इंडिया काफी अहम रोल निभा रहा है। ठीक है, और 10th पॉइंट आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने खुद जोड़ा है क्योंकि मुझे लग रहा है पेपर में आ सकता है। यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का एक अच्छा मेथड है। क्या बोलता है, जो ईवीज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते, ये हमारी एयर क्वालिटी क्या करते हैं जी, उसको इंप्रूव करते हैं। ईवी में हम केवल बिजली का प्रयोग करते हैं, हम पेट्रोल का या डीजल का प्रयोग नहीं करते, जिससे कि पॉल्यूशन नहीं होता। जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, किसकी वजह से, सोलर की हेल्प से भी चार्ज हो जाएंगे, विंड पावर की हेल्प से भी चार्ज हो जाएंगे। ये इको फ्रेंडली होते हैं, एनवायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करते। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक आखिरी टॉपिक है, इसके बाद हमारे शुरू होंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन। ठीक है, अगेन चैप्टर थोड़ा लेंथी है बट चल रहा है, कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन देन चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। मैं भी बोलते बोलते थक गया, ठीक है, बट डोंट वरी, हो जाएगा। हाँ भाई, ये टॉपिक है इंटर जनरेशनल इक्विटी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो भाई, इंटर का बच्चों मतलब होता है आपस में, जनरेशनल का मतलब है दो जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन एंड फ्यूचर जनरेशन, एंड इक्विटी का मतलब क्या है जी, समानता, इक्वालिटी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहना चाहता है कि एक समानता होनी चाहिए प्रेजेंट जनरेशन में और फ्यूचर जनरेशन में। ऐसा ना हो कि प्रेजेंट के पास रिसोर्स हो ज्यादा एंड फ्यूचर के पास रिसोर्स कम पड़ जाए। तो ऐसा भी ना हो कि प्रेजेंट में आप कंजूसी दिखाओ, प्रेजेंट में रिसोर्स हो कम एंड फ्यूचर में रिसोर्स हो ज्यादा। सरकार कहती है कि भाई प्रेजेंट भी आवश्यक है और फ्यूचर भी आवश्यक है, तो दोनों में एक इक्वालिटी होनी चाहिए, दोनों में एक समानता होनी चाहिए। जैसा प्रेजेंट हम लोग जी रहे हैं, हम चाहेंगे हम फ्यूचर भी वैसा ही जिए, तो दोनों में रिसोर्स बराबरी से बंटने चाहिए, कहीं पे भी ज्यादा या कहीं पर भी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनता है कि एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ इंटर जनरेशनल इक्विटी इन डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा कि ब्रुटलैंड कमीशन जो है वो किस प्रकार प्रेजेंट जनरेशन को प्रमोट करता है, किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अगर इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका आंसर ये है। तो पहले इंटर जनरेशनल इक्विटी का मीनिंग क्या है, तो क्या बोलता है, इंटर जनरेशनल इक्विटी का मतलब है कि ऐसा इंश्योर करना चाहिए कि फ्यूचर जनरेशन हैव एक्सेस टू द सेम रिसोर्स एज द प्रेजेंट, जितने रिसोर्स प्रेजेंट के पास है फ्यूचर जनरेशन के पास भी उतने ही रिसोर्स होने चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ब्रुटलैंड कमीशन ने डिफाइन किया था, कब, 1987 में, तो वहां भी क्या बोला गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस करता है, किस पर फोकस करता है, मीटिंग दी प्रेजेंट नीड, कि प्रेजेंट की नीड को पूरा करो लेकिन फ्यूचर की नीड के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जितने रिसोर्स प्रेजेंट के पास है उतने ही फ्यूचर के पास होने चाहिए। ठीक है, ये बोलता है कि अगर हम आज रिसोर्स का ओवर यूज कर लेंगे तो उससे क्या होगा, फ्यूचर की जो एबिलिटी है अपनी नीड्स को पूरा करने की वो कम हो जाएगी, बिकॉज हमने रिसोर्स आज यूज कर लिए ज्यादा तो उनके लिए बचेंगे कम। तो किस तरीके से हम दोनों में इक्वालिटी ला सकते हैं, किस तरीके से हम इंटर जनरेशनल इक्विटी को अचीव कर सकते हैं, तो तरीका नंबर 1 क्या बोलता है, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का ऑप्टिमल यूज करो, मतलब क्या, रिसोर्स की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए बल्कि उनका कंजर्वेशन करो, उनको बचाओ, उनको ज्यादा वेस्ट मत होने दो, उनको सेफ रखो। तरीका नंबर 1 कि रिसोर्स की वेस्टेज मत करो। तरीका नंबर 2, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, उस एनर्जी का यूज करो जो बार बार रिन्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉसिल फ्यूल का यूज मत करो, ये रिन्यू नहीं होता, फॉसिल फ्यूल से शिफ्ट हो जाओ, इसके स्थान पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी, इसका यूज करो। और थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस, मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज करो जो फ्यूचर के लिए हेल्पफुल हो। फॉर एग्जाम्पल, इको फ्रेंडली फार्मिंग, अगर आज आप बिना केमिकल के फार्मिंग करोगे तो फ्यूचर के लिए जमीन अच्छी बचेगी, फ्यूचर के लोग भी खेती कर पाएंगे। इंडस्ट्री में केमिकल यूज ना करो, ट्रांसपोर्ट जो चला रहे हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, वो ईवी यूज करो, उसमें पेट्रोल डीजल का प्रयोग ना करो। अगर आप इन सब पे ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर के लिए रिसोर्स हमारे जो है बच जाएंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी हो गया, एग्जाम में आ जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब करेंगे कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स, अब इन्हें करते हैं। ठीक है,
सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो मैंने लिखी है हेडिंग, ताकि हेडिंग के अकॉर्डिंग और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हेडिंग पर ध्यान देना कि लोकल एरिया में, लोकल यूज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किस प्रकार कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि अपनी लोकेलिटी में देखो और बताइए कोई 4 स्ट्रेटेजी जिसके माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है। तो पहला तरीका क्या है जी, अपने आसपास आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि आप छत पे क्या लगा लो, सोलर पैनल, और गांव में रहते हो तो आप विंड एनर्जी का प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल, आप जो है सीएनजी का या एलपीजी का यूज करो। अवॉइड प्लास्टिक बैग, आपको प्लास्टिक बैग अवॉइड करने चाहिए, उनका यूज मत करो। और रिसाइकलिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है तो आप रिसाइकल करो। आप अपने घर के कचरे को सेपरेट कर दो, किसमें, बायोडिग्रेडेबल में एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में। जो कचरा घुल मिल जाता है, खाद वाद मैन्योर बन, जैसे क्या बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसका यूज हम एज ए मैन्योर में कर सकते हैं खेती बाड़ी में। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, फॉर एग्जांपल आपका प्लास्टिक है या ग्लास है, आप इसको रिसाइकल करो और इसका रीयूज करो। तो ये कुछ 4-5 तरीके हैं जिसका यूज करके आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट। पेपर में कई बार पूछ चुका है, ये बन सकता है करेक्शन फॉर एनवायरमेंटल डैमेज इन्वॉल्व अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो भाई, सिंपल सिंपल शब्द में बोलूंगा, इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब एनवायरमेंट में नुकसान होता है, एनवायरमेंट में समस्या आती है, तो देश में कॉस्ट मतलब खर्चे बढ़ जाते हैं। क्या यह बात सही है? जी हाँ, यह बात सही है। जब एनवायरमेंट में प्रॉब्लम आएगी, एनवायरमेंट डैमेज होगा, तो उसको ठीक करने के लिए क्या लिखा है, एनवायरमेंट डैमेज है, उसको करेक्ट करना है, उसको ठीक करना है, तो उससे खर्चे बढ़ जाते हैं, ये क्वेश्चन बोल दो। या फिर बोलता है जब एनवायरमेंट के नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं, तो उससे जो हमारी कॉस्ट होती है, जो खर्चे होते हैं, वो कॉस्ट हाई हो जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं। क्या सही है जी? दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यस, क्या बोलता है, एनवायरमेंट को करेक्ट करेंगे, ठीक करेंगे, तो खर्चे बढ़ेंगे। अब खर्चे कौन कौन से बढ़ते हैं? तो पहला खर्चा कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग न्यू रिसोर्स। भाई जैसे जैसे देश विश्व आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो रिसोर्स है अब खत्म हो रहे हैं। अब सरकार को खर्चा करना पड़ेगा साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे, सरकार को संस्थाओं पे खर्च करना पड़ेगा, ताकि अब वो साइंस और टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करना पड़ेगा, ताकि अब ये लोग, ये साइंटिस्ट, ये संस्थाएं नए रिसोर्स को फाइंड आउट कर सके, नए रिसोर्स का आविष्कार कर सके, कि इससे पहले पुराने रिसोर्स जो बचे हुए हैं वो खत्म होने वाले हैं। भाई ऑब्वियस बात है, जो पृथ्वी के नीचे रिसोर्स बचे हुए हैं कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएंगे, तो अब सरकार को खर्च करना पड़ेगा कि वो खत्म हो जाए, उससे पहले न्यू रिसोर्स को फाइंड आउट कर लेना चाहिए। और उसके लिए क्या होगा जी? भाई लगेगा पैसा, तकनीक पे, साइंस पे, डेवलपमेंट। तो ये तो बोलता है कि नए रिसोर्स को फाइंड आउट करने में क्या लगेगा? पैसा। कि जो हम रिसोर्स है आज की डेट में, हम रिसोर्स को ओवर यूज कर रहे हैं, और ये ओवर यूज अब सरकार को मजबूर कर रहा है, सरकार को फोर्स कर रहा है कि सरकार को अब काफी खर्चा करना पड़ेगा नए रिसोर्स को फाइंड आउट करने, बिकॉज जो रिसोर्स पृथ्वी के नीचे है अब वो खत्म होने वाले हैं, तो न्यू रिसोर्स चाहिए होंगे। सेकंड, हेल्थ कॉस्ट। जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, हम रिसोर्स को ओवर यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, तो देश में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, और फिर देश में मेडिकल एक्सपेंस, जो हेल्थ वाले खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं। तो एनवायरमेंट का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है, हेल्थ वाले खर्चे बढ़ गए। तीसरा, कॉस्ट ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू। अब कुछ इशू ऐसे है तो एक देश के नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग पूरे वर्ल्ड का इशू है, ओजोन डिप्लीशन पूरे वर्ल्ड का इशू है, तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, तो कोई एक देश नहीं करेगा, पूरा वर्ल्ड मिलकर खर्च करेगा, भारत भी मिलकर खर्चा करेगा। समझ में आ गया? तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में सरकार को बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट करनी पड़ती है, कि इंडिया को बोलना पड़ेगा, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम इतने रुपए जो है इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए इंडिया इतने रुपए खर्च करेगा, जापान इतने रुपए खर्च करेगा। तो इन ग्लोबल इशू को निपटने के लिए भी सरकार को बड़े बड़े खर्चे मिलकर करने पड़ते हैं। तो यस, ये बात ठीक है कि अगर एनवायरमेंट नेगेटिव होगा, एनवायरमेंट थोड़ा डैमेज होगा, जिस तो उससे क्या होगा, जो हमारी कॉस्ट है, जो खर्चे हैं वो बढ़ जाएंगे। पेपर में दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन है, क्या एनवायरमेंटल क्राइसिस
रिसेंट फेनोमेना मतलब क्या अभी अभी एनवायरमेंट में संकट आना शुरू हुए हैं, और इफ सो अगर हाँ तो क्यों। या फिर ये बन सकता है क्वेश्चन कि एनवायरमेंटल रिसोर्स का जो सप्लाई डिमांड थी वो रिवर्स हो गई है। पहले क्या था, पहले सप्लाई थी ज्यादा, डिमांड थी कम। अब क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। अब डिमांड हो गई है ज्यादा, सप्लाई हो गई है कम। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। या फिर ऊपर वाला कि क्या एनवायरमेंट की जो समस्या है, क्या वो रिसेंट हाल की समस्या है कि एनवायरमेंट में समस्या अभी अभी आना शुरू हुई है। तो इसका आंसर है यस, कि एनवायरमेंट में जो प्रॉब्लम आना शुरू हुई है वो अभी अभी आना शुरू हुई है। अगर बात करें पहले की, कब की, जब जब लोगों ने रहना शुरू किया था, जब जब पूरे वर्ल्ड में इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, जब इतनी इंडस्ट्री नहीं थी, जब लोग आराम से मिलजुल के रहते थे, तो उस समय एनवायरनमेंट में कोई समस्या नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उस समय रिसोर्सेज की सप्लाई थी ज्यादा एंड रिसोर्स की डिमांड थी काफी कम, बिकॉज उस समय पॉपुलेशन कम थी, उस समय इंडस्ट्रीज नहीं थी, उस समय जनसंख्या नहीं थी, जिसकी वजह से लोग रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन कम करते थे एंड रिसोर्स का जनरेशन ज्यादा होता था। रिसोर्स की वेस्टेज काफी कम होती थी, बिकॉज लोग ही नहीं है, जनसंख्या इतनी है ही नहीं, इंडस्ट्रीज ही नहीं है। तो क्या बोलता है कि इंडस्ट्री से पहले या जनसंख्या बढ़ने से पहले क्या थे, जो देश में रिसोर्स थे वो काफी एब्यूडेंट, मींस क्या, काफी अधिक मात्रा में थे। उस समय जो पॉल्यूशन होता भी था वो कैरिंग कैपेसिटी के अंदर होता था। जो रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन होता था, जो रिसोर्स निकालते थे, वो जनरेशन से कम होता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब वर्तमान में अब जनसंख्या काफी बढ़ चुकी है, अब वर्तमान में काफी इंडस्ट्रीज बढ़ चुकी है, अब रिसोर्स की डिमांड बहुत ज्यादा हो चुकी है, जबकि अब देश में या पूरे वर्ल्ड में उतने रिसोर्स नहीं है। इससे क्या हो रहा है, अब इससे पॉल्यूशन हो रहा है, रिसोर्स का ओवर यूज हो रहा है। इवन जो कैरिंग कैपेसिटी है पृथ्वी की, हम उससे ज्यादा रिसोर्स का ओवर यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब वर्तमान में, प्रेजेंट में एनवायरमेंट में संकट देखने को मिल रहे हैं। तो हाँ, ये बात सही है कि हाँ, एनवायरमेंट में जो संकट आ रहे हैं, जो समस्या आ रही है, वो अभी अभी आना शुरू हुई है। पहले ये समस्या नहीं थी, पहले रिसोर्स की डिमांड कम थी, सप्लाई थी ज्यादा, बट अब ये समस्या बन चुकी है, अब रिसोर्स की डिमांड है ज्यादा, सप्लाई है कम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। चौथा क्वेश्चन, द थ्रेट टू इंडियाज एनवायरमेंट पोजेस अ डिक्टोमी। इसका सिंपल सिंपल मतलब है, जो इंडिया के एनवायरमेंट को जो थ्रेट है, जो खतरा है, वो दो तरफ से खतरा है। डिक्टोमी का मतलब होता है टू डायमेंशन। तो यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जो इंडिया में एनवायरमेंट में जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम डिक्टोमी, दो तरफा है। पहला, गरीबी भी, जो पॉवर्टी, जो गरीब लोग हैं वो भी एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और सेम टाइम जो एफ्लुएंस मतलब होता है रिच पीपल, जो अमीर है, जो रिचनेस है, वो भी एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। तो हमारे एनवायरमेंट पे गरीब भी वार कर रहा है और हमारे एनवायरमेंट पे रिच लोग भी वार कर रहे हैं। एनवायरमेंट को दोनों तरफ से खतरा हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, तो पहले बात करते हैं गरीब की, कि गरीब कैसे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। तो गरीब क्या करता है, अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए, लकड़ी को फ्यूल में यूज करने के लिए क्या करता है, जंगल जाता है, पेड़ काटता है। अब गरीब अपने घर में चूल्हे के लिए जंगल जाके पेड़ काट रहा है, तो पेड़ काटना तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है ना। इसके अलावा गरीब अपने जो जानवर होते हैं, ठीक है, भेड़ बकरियां होती है, उनकी करवाता है ओवर ग्रेजिंग। और अभी आपने पढ़ा है, ओवर ग्रेजिंग अच्छी बात नहीं होती, उससे पूरी की पूरी सॉइल खराब हो जाती है, सॉइल इरोजन होता है। उसके बाद जो गरीब है वो अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए, जो नदी होती है, जो वाटर होती है, उस पर डिपेंड रहता है, और क्या करता है, वाटर को पॉल्यूट करता है। तो गरीब देखो ना किस तरह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। अब गरीब क्या, अमीर देख लो, एफ्लुएंस मतलब रिचनेस, जो अमीरी है, अमीरी भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है। जो अमीर लोग हैं उनके पास काफी ज्यादा पैसा है, जिसकी वजह से वो कंजम्पशन काफी ज्यादा करते हैं, ठीक है, वो प्रोडक्शन काफी ज्यादा करते हैं, एंड वो लोग वेस्टेज भी काफी ज्यादा करते हैं। कौन, अमीर लोग। तो अमीर लोग वेस्टेज बहुत करते हैं, और इतनी वेस्टेज करते हैं कि एनवायरनमेंट उसको एब्जॉर्ब कर नहीं पाता। इसके अलावा अमीर के पास ज्यादा पैसा है, तो घर में उनके ज्यादा कारें हैं, ज्यादा एसी है, और ज्यादा कार ज्यादा एसी क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। इस वही लिखा है, नीचे ऊपर कार, नीचे एसी आ गया। तो यस, अमीर भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, और गरीब भी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, ओवर यूज। अच्छा, ये जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन हम कर रहे हैं,
ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में सारे आ चुके हैं, इसलिए करवा रहा हूँ। वीडियो लेंथी हो गई है बट मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ, क्यों? बिकॉज इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ रिसोर्स, इसके दो एग्जाम्पल लीजिए। एक होता है बच्चों रिसोर्सेस का ओवर यूज, एक होता है मिस यूज। पेपर में आ चुका है। देखो अभी ओवर यूज का मतलब क्या है? तो ओवर यूज का मतलब होता है जब हम रिसोर्स का यूज करते हैं, हम उनको एक्सप्लॉइट करते हैं बियॉन्ड देयर सस्टेनेबल लिमिट, कि जितना उसकी लिमिट है, हम लिमिट से रिसोर्स का जब ज्यादा यूज, इतना यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन जब लिमिट से अधिक यूज रिसोर्स का करते हैं उसको बोलते हैं ओवर यूज। इससे क्या होता है? फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स की अवेलेबिलिटी रिड्यूस, कम हो जाती। क्यों? बिकॉज आपने ओवर यूज कर लिया, आपने वर्तमान में उसको यूज क्या कर लिया? ज्यादा। तो फ्यूचर के लिए रिसोर्स क्या बचेंगे? कम। तीन एग्जाम्पल दिए मैंने, दो नहीं तीन दिए है। पहला एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जो जमीन के नीचे पानी होता है, आपने उसको बहुत अधिक निकाल लिया। अब आपको पता है जमीन के नीचे पानी जो है एक लिमिट में निकालना चाहिए, बट अगर आप उसको अधिक मात्रा में निकाल लोगे तो फ्यूचर में पानी की कमी पड़ जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है ओवर यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। अगर आप फॉसिल फ्यूल का, कोयले का, पेट्रोल का यूज ज्यादा करोगे तो फ्यूचर के लिए ये रिसोर्स कम हो जाएंगे। ओवर यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल, अगर आप अपने घर का जो प्राइवेट व्हीकल, कार है, इन सब का यूज ज्यादा करोगे तो उससे क्या होगा जी? एयर पॉल्यूशन होगा। तो ये हो गया ओवर यूज। ओवर यूज में देखो हिंट क्या है, पहचान क्या है, कि हर जगह आपको ऐसे वर्ड यूज करने हैं कि एक्सेसिव वर्ड, ओवर यूज, ओवर यूज, ऐसे वर्ड यूज करोगे हम समझ जाएंगे ओवर यूज का टॉपिक है। अब मिसयूज क्या होता है? तो मिसयूज की बात करें तो यहाँ पे बोलता है मिसयूज अगर व्हेन रिसोर्स आर यूज इनएफिशिएंटली, जब रिसोर्स को ठीक से यूज ना किया जाए, जब रिसोर्स को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज ना किया जाए, रिसोर्स को गलत तरीके से यूज करना, इससे क्या होगा? रिसोर्स की बेफालतू में वेस्टेज होगी और हमारे एनवायरमेंट को नुकसान होगा। एग्जाम्पल इसके भी तीन दिए मैंने। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं बेफालतू में, ठीक है, तो क्या होगा? इससे एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। अब देखो आप बोलोगे भैया यहां भी फॉसिल फ्यूल लिखा है, यहां भी फॉसिल फ्यूल लिखा है, दोनों में बस एक अंतर है, यहां पे मैंने बोला फॉसिल फ्यूल एयर पोल्यूशन बढ़ा रहा है, और यहां मैंने बोला वो फॉसिल फ्यूल फ्यूचर के लिए डिप्लीट हो रहा है, कम हो रहा है। एंड दूसरी मेन बात, यहां पे मैंने वर्ड क्या यूज किया है? ओवर यूज। और यहां पे मैंने ओवर यूज वर्ड कहीं यूज नहीं करना, ओवर यूज यूज नहीं करना, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर। अब नदी में इंडस्ट्री वाला कूड़ा कचरा डाल देना, इससे क्या होगा? हमारी वाटर बॉडीज पॉल्यूट होगी। देखो यहाँ बात किसकी हो रही है? ये पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंट पॉल्यूट होता है और यहाँ पे फ्यूचर के लिए रिसोर्स कम पड़ जाते हैं। थर्ड क्या बोला है? अगर हमने प्लास्टिक जलाई या कोई भी वेस्ट मटेरियल को हमने जलाया तो उससे क्या निकलेगी? टॉक्सिक गैस निकलेगी, जो क्या करेगी? एयर पॉल्यूशन करेगी। तो दैट इज मिस यूज एंड दैट इज ओवर यूज, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद आप देखेंगे खत्म हो जाएगा। ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। एब्यूडेंट नेचुरल रिसोर्स विद इंडिया, इंडिया के पास काफी अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है। क्या आप इस बात से सहमत है? जी हाँ, हम इस बात से सहमत है। तो बताओ इंडिया के पास कौन कौन से अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है? इंडिया हैज एब्यूडेंट नेचुरल रिसोर्सेस सब्सटेंशिएट दिस स्टेटमेंट। तो हम बोलेंगे यस, ये बात सही है कि इंडिया काफी ब्लेस्ड है, इंडिया के पास काफी अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, इंडिया काफी रिच है एंड काफी डाइवर्स है प्राकृतिक संसाधन में। फॉर एग्जाम्पल पहले बात करें सॉइल एंड रिवर की, तो इंडिया के पास बहुत फर्टाइल उर्वरक जमीन है, इंडिया के पास सैकड़ों नदियां हैं और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, इसका मतलब होता है सहायक नदियां। एक बड़ी नदी है, जो छोटी नदियां इनमें आके मिल जाती है, तो इन छोटी नदी को क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज। तो इंडिया के पास ये है जो एग्रीकल्चर को और लोगों के जीवन को सपोर्ट करती है। तो देख रहे हो सैकड़ों नदियां है, बहुत सारी सहायक नदियां है, फर्टाइल सॉइल है। सेकंड बात करें एग्रीकल्चर की, तो हमारे जो डेक्कन प्लेटू, जो दक्कन की पठार है, तो दक्कन की पठार की जो ब्लैक सॉइल है, वो ब्लैक सॉइल काफी अच्छी मानी जाती है किसके? कॉटन के कल्टीवेशन के लिए। और एक किसके पास है? इंडिया के पास है, जिसकी वजह से उस एरिया में बहुत सारी कॉटन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी है। बात करें फर्टाइल प्लेन की, तो जो हमारे इंडिया के इंडो गैंगेटिक प्लेन है, वो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया है, ठीक है। वहां पे बहुत अधिक मात्रा में कल्टीवेशन, खेतीबाड़ी की जाती है। उसके बाद चौथा बोलता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इंडिया के जो फॉरेस्ट, जंगल है,
हालांकि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब होता है कहीं पर ज्यादा होना एंड कहीं पर कम होना। हालांकि वो अनइवन है, लेकिन जो जंगल है वो एक नेचुरल हैबिटेट, एक प्राकृतिक घर प्रदान करता है। किसको? जानवरों को। तो इंडिया में जानवरों के पास रहने के लिए अधिक मात्रा में काफी जंगल भी है। और तो और ये जंगल भारत की जनसंख्या को बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन कवर, हरियाली प्रदान करते हैं। उसके अलावा मिनरल वेल्थ, मिनरल के मामले में, खनिज के मामले में हम काफी रिच है। इंडिया के पास जमीन के नीचे बहुत सारे आयरन ओर है, कोयला है, नेचुरल गैस है। लगभग लगभग ये मान लो पूरे वर्ल्ड में जितने आयरन ओर है 20% तो केवल और केवल इंडिया के ही पास है। और आखिरी पॉइंट बोलता है इसके अलावा अदर मिनरल, कि इंडिया के पास इन सब के अलावा बॉक्साइट है, कॉपर है, मैग्नीज है, गोल्ड है, यूरेनियम है, जिंक है, और भी अदर वैल्यूएबल मिनरल्स है। तो यस, ये बात बोलना सही है कि इंडिया जो है वर्ल्ड के जो जितने भी रिच नेशन है, किसमें? रिसोर्सेज में। इंडिया उन सभी नेशन में शामिल होता है कि इंडिया के पास भी बहुत अधिक मात्रा में क्या है जी? रिसोर्स अवेलेबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी के हमने सारे 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 क्वेश्चन कवर कर लिए। ये 6 क्वेश्चन करे, और जो मैंने आगे पढ़ाया था बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के वहां पे कवर हो गए। एनसीईआरटी खोल के देखना, हर एक क्वेश्चन मैंने कवर अप किया है। ठीक है, सो तो लेंथी हो गया, बट ठीक है, चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है, कुछ छोड़ा नहीं है। इसके बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड मे ब्लेस यू, टेक केयर।